गुड मॉर्निंग, जय हिंद साथियों। राजस्थान भूगोल के चैप्टर की सीरीजों में चल रहे हैं हम लोग और आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। संसाधन, रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं और हम इसमें कुछ भी नहीं लग रहे हैं। ऊर्जा संसाधन पढ़ रहे हैं या खनिज संसाधन पढ़ रहे हैं या कुछ और पढ़ रहे हैं, ये हमने नहीं लिखा अभी। इससे मूल रूप से हमें पढ़ना क्या है, इस बात को याद रखना। इस संसाधन में हमारे को एक कहानी याद रखना है, मूल रूप से तीन बातें पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है, और इसमें चाहूंगा कि लास्ट में जाके एक और चीजें इसमें पढ़ा सकते हैं हम लोग, वो भी एक तरह से संसाधन ही है। और चाहे तो हम और भी चीज लिख सकते हैं। इन संसाधन चैप्टर जहां पर भी लिखा है वहां पर आपको क्या क्या पढ़ना होता है, इस बात को अगर ध्यान दे तो इसमें एक हमारे को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम जहां से जा रहे हैं वहां पढ़ेंगे एक शक्ति संसाधन। लिखना कुछ भी नहीं, वेट करना है। शक्ति संसाधन यानी पावर रिसोर्सेज की बात करेंगे पहले का। इसके बाद हम बात करेंगे एक ऊर्जा संसाधन की, एनर्जी रिसोर्सेज की बात करेंगे। एक बात करेंगे हम लोग खनिज संसाधन की, मिनरल रिसोर्सेज की बात करेंगे, खनिज संसाधन की। और इसके बाद अगर हम एक देखें तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं मानव संसाधन। इस मानव से पहले एक और लिख लेता हूं मैं, मृदा संसाधन, मिट्टी, सॉइल रिसोर्सेज जिसके बारे में बात कर रहे हैं। और एक लास्ट में देखेंगे हम लोग तो वो पढ़ना पड़ता हमारे को मानव संसाधन, यानी ये सब कुछ संसाधन है, रिसोर्सेस है, इनके बिना काम नहीं चलता। आप इस बात को याद रखिएगा। संसाधन अगर आपके चैप्टर में कहीं पर भी कभी लिखा हुआ आता है कि आपको रिसोर्सेज पढ़ना है तो इसका मतलब मान कर चली गए सारी चीजें पढ़नी पड़नी है। अब अलग कहानी, एग्जामिनर क्या करते हैं या सिलेबस बनाने वाले क्या करते हैं, कभी ये लिख लेते, कभी ये लिखते, कभी ये लिखते, कभी कुछ गायब कर देते हैं, लेकिन फिर भी उसमें उड़ता तीर वाला एक प्रश्न आ जाता है। वो आता कहां से? वो यहीं से आता है, क्योंकि उसने पहले कह दिया मैंने संसाधन लिखा है। अब एक बहुत बेसिक सा प्रश्न रहता है कि संसाधन किसे कहते हैं। बहुत बेसिक प्रश्न है, संसाधन किसे कहते हैं? बता सकते हैं आप लोग संसाधन किसे कहते हैं? नहीं आइडिया? कहीं पढ़ा होगा भी, किसे कहते? बोल। वो परिवहन साधन है। संसाधन अपनी भाषा में सिंपल सी थ्योरी में अगर कभी बात करना चाहें तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे सभी वस्तुएं जो मानव की उपयोगी है, संसाधन है। और सबसे बड़ा संसाधन अगर कोई है तो वो मानव मस्तिष्क है। इसीलिए एक व्यक्ति ने कहा था जिसका नाम था प्रोफेसर जिम्मरमैन। जिम्मरमैन, इन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, मानव मस्तिष्क सबसे बड़ा संसाधन है। आज आपको करोड़ों रुपए दे दो और आपको उसका यूज नहीं पता तो आपके लिए कागज है। आज एक बच्चे को 500 की नोट दे दो, 3-4 साल का, उसको थोड़ी पता है 500 रुपए, उसके लिए वो कागज है। हम इतने बड़े हो गए, आज हमारे को हीरो की एक खेप दे दे और उसमें पूछे इसमें ओरिजिनल हीरा ढूंढना है, अपन नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि अपने को हीरा पता ही नहीं इसमें कौन सा। अपने को ऐसा लगता है चमकीला पत्थर है। सेम कहानी ज्वेलरी में, आपको दुकानदार कहता है 100% है, लेकिन अपने को पता ही नहीं 100% है कि नहीं है, हमारे को दे दिया जाता है। तो वही है, इसलिए वो जिम्मरमैन कहता था कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते ही, मानव मस्तिष्क सबसे बड़ा संसाधन है। पहली कहानी थी। सर, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो संसाधन मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक संसाधन आपके प्राकृतिक और एक संसाधन आपकी कृत्रिम। कृत्रिम जिसको आप मानव निर्मित कह सकते हैं, मानव निर्मित। अब आप कहोगे मानव निर्मित संसाधन कौन कौन से हैं? ये ऊपर चलने वाला पंखा मानव निर्मित है, घर का फ्रिज मानव निर्मित है, ये बोर्ड मानव निर्मित है। या फिर ऐसा थोड़ी धरती के अंदर के ऐसे पंखे लगे हुए हैं, वहां से एक लाइन लगा दिया, फिर लाइन फिर लगा दिया, नहीं, क्योंकि ये मिट्टी के साथ कहीं के लोहा मिला होगा, उसको फिर मानव ने अपना दिमाग लगाया होगा। और ऐसा है, कभी सोचा नहीं कि पंखा यूं क्यों चल रहा, पंखा यूं भी चलना चाहिए, तार उल्टे लगा लो पंखा उल्टा चल जाएगा, हवा नहीं आएगी। मानवीय संसाधन। और आपका जल, प्रकाश, वायु, हवा, ये सब कृत्रिम संसाधन। आप कुछ नहीं कर सकते, वनस्पति कृत्रिम संसाधन, सॉरी प्राकृतिक संसाधन।
तो ये सी है। तो आपको पहले संसाधन और इसको इस तरह से छोटा सा बना लेना, ताकि भविष्य में हो सकता है मैं सारे पढ़ा। मिट्टी हमने पहले पढ़ ली थी ना शायद, आई थिंक मिट्टी पढ़ ली थी, नहीं पढ़ी होगी तो हम इसको देखेंगे बाद में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा देंगे। लिखना है आपको संसाधन और फिर इसको लिखना है, ये बाद में लिखना, ठीक है। संसाधन ऐसे लिखना, शक्ति संसाधन, ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन, मृदा संसाधन और मानव संसाधन, ऐसे लिखना है, उसको नहीं लिखना है। हो गया। लिखो लाइन को। प्रोफेसर जिम्मरमैन के अनुसार, प्रोफेसर जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं, प्रोफेसर जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं, संसाधन होते नहीं, बल्कि बनाए जाते हैं, बल्कि बनाए जाते हैं मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क सबसे बड़ा संसाधन है, मानव मस्तिष्क सबसे बड़ा संसाधन है। लाइन को चेंज करके लिखो, लाइन को चेंज करके लिखना है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त, प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे सभी वस्तुएं, प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे सभी वस्तुएं जो मानव के लिए, प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे सभी वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी हो, उपयोगी हो संसाधन कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। लाइन को चेंज करो। संसाधन मुख्य रूप से, संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। लिखो प्राकृतिक संसाधन एवं मानवीय या कृत्रिम संसाधन, प्राकृतिक संसाधन या मानवीय या कृत्रिम संसाधन, प्राकृतिक संसाधन या मानवीय या कृत्रिम संसाधन। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। एक लाइन को लिखो।
प्राकृतिक संसाधनों को अनेक आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। अनेक आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें से प्रमुख अनेक आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें से प्रमुख कौन कौन से होते हैं, कोई बता सकता है क्या? जिसमें से अगर हमारे को प्रमुख लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, कोई आइडिया है क्या किसी को? हाँ है क्या? खनिज कैसे लिखेंगे यार? खनिज का कोई रोल नहीं है। और कोई? देखो, इसको थोड़ा ढंग से देखना, बाद में इसमें लिखेंगे हम लोग, क्योंकि यहां से कुछ चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। मेरे हिसाब से भविष्य के प्रश्न यहाँ पे हैं। आपका ये प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण है, इस बात को याद रखिएगा। हमें क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे वर्गीकरण है, उसके बाद में लिखना आपको, पहले कुछ भी नहीं लिखना, आप इस बात को याद रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो लिखना हम लोग उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर लिखना नहीं है, याद रखना, नहीं लिखना है, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे समाप्यता के आधार पर, समाप्यता के आधार पर। फिर अगर हम बात करें तो एक शब्द होगा स्वामित्व के आधार पर, यानी इसका मालिक कौन है, स्वामित्व के आधार पर। और एक और बात करें हम लास्ट में तो हम उसको कहेंगे विकास के आधार पर, विकास के आधार पर। अब आप लोग देख रहे होंगे हमने ऐसा कभी देखा ही नहीं, और आप इतना सा वर्गीकरण कहां से लाए? हमने तो एक ही पढ़ा कब तक, प्राकृतिक होता है और कृत्रिम होता है, कि जो प्रकृति द्वारा मिला वो प्राकृतिक और जो मानव बनाया वो कृत्रिम। लेकिन ये प्राकृतिक संसाधन फिर से इतने बन गए। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हो सकती है। एक होता है सर्वसुलभ और एक होता है दुर्लभ। सर्वसुलभ का मतलब जो सभी जगह मिलता है, दुर्लभ का मतलब जो कहीं कहीं मिलता है, तो वो भी इसके अंदर आता है। तो हम इसको बाद में देखेंगे, बाद की कहानी क्या है उसको बाद में लिखेंगे। अब अगर हम आते हैं इसके अंदर कि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार का होता है, तो उत्पत्ति के आधार पर पुनः ये दो प्रकार का होता है, इस बात को याद रखना है। दो प्रकार उत्पत्ति के आधार पर, एक होता है जैविक और एक होता है अजैविक। ये बात आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ी होगी कि जैविक संसाधन कौन सा है और अजैविक संसाधन कौन सा है। ये उसके अंदर हम इसको यहां पर नहीं लिखेंगे, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं क्योंकि यहां पे मुझे आगे नीचे जाके और कुछ बनाना है। या इसके बिल्कुल नजदीकी लिख रहा हूं, इस बात को याद रखना, ठीक है, क्योंकि मुझे नीचे आगे कुछ लिखना है। जैविक और एक होगा अजैविक, इसको भी आप छोड़ के जाऊंगा, इस बात को याद रखना, मैं आगे जा रहा हूं। स्वामित्व के आधार पर मालिक कौन होगा, उसके आधार पर इसका वर्गीकरण करना है। अगर इसको स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण करना है तो हम इसको कैसे करेंगे, यानी इसमें क्या क्या होता है? एक होता है इसमें आपका व्यक्तिगत, एक होता आपका सार्वजनिक, सार्वजनिक, एक होता आपका राष्ट्रीय और एक होता आपका अंतरराष्ट्रीय। ये मालिक के आधार पे, यानी स्वामित्व कौन होगा उसके आधार पे। बात आती है हम इधर वाले की कि विकास के आधार पे कहां है, तो इस विकास के आधार पे देखोगे तो एक होता है आपका संभावी, संभावी, एक होता संचित कोष, संचित कोष, एक होता आपका भंडार
भंडारण लिख लेता हूं, भंडारण, और एक होता है विकसित। मेरे को ऐसा लगता है भविष्य में यहां से प्रश्न आएगा और वो लिखेगा परिभाषाएं। पूरी परिभाषा लिखने के बाद कहेगा ये क्या है। बात समझ आई है? जैसे सीईटी में अभी किया उन्होंने एक दो प्रश्न में ऐसा सेम प्रश्न यहां पे करेगा। मेरे को ऐसा लगता है भविष्य में यहां से प्रश्न आएगा। जैसे कल शाम की शिफ्ट का पेपर हुआ था, उसमें प्रश्न पूछा था कि भारत में आर्द्र पर्णपाती वन कहां नहीं पाए जाते हैं। अच्छे स्टैंडर्ड का पेपर है, कोई नहीं पढ़ा था, वो 11th क्लास के एनसीईआरटी किताब में से आया, और मैं जहां ज्योग्राफी पढ़ाता हूं वहां पे सब लिख पाता हूं, उसको क्लियर कट किए प्रश्न इस फॉर्मेट में आएगा और एज इट इज उसी फॉर्मेट में वो प्रश्न कल पूछा उसने। मेरे को भविष्य लगता है यहां से इस तरह से प्रश्न आने की संभावना है। अब हम चलते हैं इधर कि समाप्यता के आधार पर ये कैसे अलग अलग होंगे, हम इसको यहां से ले चल रहे हैं आगे। ठीक है, इसकी वर्गीकरण कर रहे हैं, इस बात को याद रखना है। इसके दो वर्गीकरण है। पहले ये एक बहुत अच्छा सा डायग्राम ही, इसको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां से प्रश्न अगर आया तो फिर आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा, इस बात को याद रखना है। एक होता है नवीकरणीय संसाधन और एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन अपनी परिभाषा में जाएं तो सिंपल सी भाषा में कह लें, ऐसा संसाधन जिसको आप वापस बना सकते हैं या उसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, वो नवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन जिनका हम केवल एक बार उपयोग कर लिया फिर खेल खत्म, वो अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण में अगर लाओ चाहो तो इसके अंदर कौन आता है, याद रखना, सभी खनिज संसाधन आ जाएंगे। सभी खनिज संसाधन याद रखें मेरे दोस्त, खान से जो भी चीज आप खोद कर निकाल रहे हो वो एक समय के बाद समाप्त होगी। 100% समाप्त होगी। इसीलिए पेट्रोल डीजल समाप्त होने वाले हैं तो सरकार नई ऊर्जा प्रारंभ करने वाली है। हम इसको आगे पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन वाले चैप्टर में, तब इसको जाके हम आगे पढ़ेंगे। और ये जो नवीकरणीय संसाधन है, ये नवीकरणीय संसाधन पुनः दो प्रकार का होता है। ये पुनः दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका क्षयशील, क्षयशील, और एक होता है आपका अक्षयशील। क्षयशील और अक्षयशील। क्षयशील और अक्षयशील। अब इसके अंदर और भी अगर वर्गीकरण चाहो तो मैं थोड़ा सा और दिखा देता हूं। हालांकि कोई लोग नहीं बताते, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चों को बता देना चाहिए। हमारी जेब में ले जाने से कोई इसका फायदा नहीं है, और चाहो तो भले मैं ले जाऊं मेरी जेब में, क्योंकि तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। मैं चाहूं तो ले जा सकता हूं। ये जो अक्षयशील है इसके पुनः दो पार्ट हैं। पुनः दो पार्ट है, एक अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तन नहीं है और परिवर्तनीय। दूसरा है इसका दुष्प्रयोजनीय। अब आप कहोगे गुरुजी अत्रो कट्टो ले आए हो तो मात्र कभी भण्यो कोई नहीं। हमारी दोस्त या बहुत छोटी छोटी किताब में सो लिखियो था करे, बड़ी किताब में कटे को नहीं लिखियो। बड़ी किताब में केवल एक लाइन लिखी है कि प्राकृतिक संसाधन होवे और कृत्रिम संसाधन होवे, इसके अलावा कुछ ना होवे। अब देखो क्षयशील है, जिससे एक परिभाषा आपको समझ आती होगी। क्षयशील किसको कहते हैं? क्षयशील का मतलब यूं कहते हैं कि ऐसा संसाधन जिसका क्षय किया जा सकता है, यानी जिसको हम तोड़ सकते हैं। क्षय का मतलब क्या होता है? टूटना, तोड़ना। यानी हम उसको तोड़ सकते हैं, हम उसको कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मिट्टी तोड़ सकते हो, पत्थर तोड़ सकते हो। सेम उदाहरण आपसे भूजल निकाल रहे, खत्म कर सकते हैं। कृषि उत्पाद, वन, वो सब के सब किसके उदाहरण हैं?
क्षयशील के। अक्षयशील में कहा कि कुछ ऐसे हैं जो अपरिवर्तनशील है और कुछ ऐसा है जो दुष्प्रयोजनीय है। अब अगर इसमें देखना चाहें तो अपरिवर्तनशील या यूं कह सकते हो जिसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, तो देखो इसका उदाहरण मैं बताऊं। अपरिवर्तनशील में आपका सूर्य, आपका प्रकाश, आपका वायु, तुम दुनिया की ताकत लगा लो, इसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सूर्य को तुम अभी इधर से आता इधर से इधर ले जा सकते हो क्या? क्या तुम सूर्य के पास जा सकते हो क्या? सूर्य के क्या तुम छतरी लगा सकते हो क्या? कुछ भी नहीं कर सकते हो। अपरिवर्तन। प्रकाश, वंडी मर्जी वगत आएगा, वंडी मर्जी वगत नहीं आएगा, थाने हाथ में कहीं कोई नहीं। वायु, वो वायु पुत्र चालू हुई जाए तथा कतरी दीवार बनाई दो, किस फर्क नहीं पड़े। और अभी वायु देखना, हम आज पढ़ रहे हैं, थोड़ी जानकारी देता हूं। उड़ीसा में अभी वायु से एक प्रभाव आएगा, एक आ रहा दाना। दाना आज शाम तक भारत की धरती पे उड़ीसा आंध्र प्रदेश तट के एक चक्रवाती तूफान टकराएगा। उस चक्रवाती तूफान का नाम है दाना। और वो दाना वायरा आ रहा है, अगर तुम्हारे पास ताकत हो तुम रोक के दिखा दो, कुछ नहीं कर सकते। दुष्प्रयोजनीय, मनुष्य बड़ा खतरनाक है। जल में दुष्प्रयोजन, जल को खराब कर सकता है, पानी को खराब कर सकते हो। ये है वर्गीकरण, एक बहुत बेसिक सा, जो तुम्हारे को कोई नहीं पढ़ा सकता। ये बात को मैं जानता हूं, ये बात को मैं जानता हूं कि संसाधनों के वर्गीकरण जो है, हमने मूल रूप से चार प्रकार की प्राकृतिक संसाधनों को, चार प्रकार की, एक उत्पत्ति के आधार पे, एक समाप्यता के आधार पे, एक स्वामित्व के आधार पे, एक विकास के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे पुनः दो प्रकार का, वो जैविक अजैविक। समाप्यता के आधार पे पुनः वो दो प्रकार का, नवीकरणीय अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पे वो चार प्रकार का, व्यक्तिगत, सार्वजनिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। और विकास के आधार पे वो संभावी है, संचित कोष है, भंडारण है और विकसित है। अब आप कहोगे सार्वजनिक क्या होता है, व्यक्तिगत क्या होता है? किसान की फसल व्यक्तिगत है। किसान के घर में 1000 बोरी गेहूं पैदा हो जाए, उसकी व्यक्तिगत, वो मर जाए तो थाने दे, मर जाए नहीं दे। किसान चाहे तो पूरी दुनिया को एक दिन ठप कर सकता, रोटी नहीं खाने दे। नहीं बेचे क्या कर लो, सरकार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती उसका, सरकार भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वो नहीं दे मर जाए तो कर ले। दूध किसान उत्पादन करता, उसकी व्यक्तिगत निजी है, वो चाहे तो दे, नहीं चाहे तो नहीं दे। इसलिए गांवों में कितनी बार कहता नहीं दे रहा, जो करना जो कर ले। सार्वजनिक, गांवों को हैंडपंप, सार्वजनिक सब पानी भरेगा बेटा, कोई कहीं नहीं कह सके। तालाब। राष्ट्रीय, यानी देश के अंदर जितने भी खनिज संसाधन हैं वो सब राष्ट्र के हैं। अंतरराष्ट्रीय, मेरे दोस्त, हिंद महासागर, जिसके नीचे बहुत सारे खनिज है और उसके ऊपर पूरी दुनिया जोर लगा रही है कि मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए। चीन भी कह रहा मैं भी जोर लगाऊंगा, अमेरिका कहता मैं भी जोर लगाऊंगा। और अमेरिका ने हिंद महासागर में जोर लगाना था तो उसने बांग्लादेश वालों से एक द्वीप मांग लिया, बांग्लादेश वालों ने द्वीप नहीं दिया, शेख हसीना की सरकार चली गई। शेख हसीना सरकार गई ना, तो द्वीप ही तो मांगा था। अमेरिका ने कहा द्वीप दे दे मेरे को ताकि मैं नीचे वालों को ध्यान रख सकूं, द्वीप नहीं दिया, उसकी सरकार ही चली गई। वो अंतरराष्ट्रीय। और भारत को अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में, हिंद महासागर में मैग्नीज ग्रंथियों की खोज का अधिकार है। ये एक वर्गीकरण है जो आपको आना चाहिए। अब उदाहरण इधर से आएंगे। संभावी में क्या कहता है, संचित कोष क्या, भंडार क्या, विकसित क्या है? विकसित तो सबको पता, डेवलपमेंट हो चुका, लेकिन संभावी किसको कहते हैं, कोई बता सकता है क्या? जैसे कल एक इंडियन ज्योग्राफी का प्रश्न पूछा था मॉर्निंग वाली शिफ्ट में, जालीनुमा प्रवाह, नदियों का प्रवाह क्षेत्र पूछा था उसने, उसका आंसर जालीनुमा है। मैंने पढ़ाया था, लिखवा रखा मैंने, लोगों को पता ही नहीं प्रश्न आए ही कहां से। वो प्रवाह तंत्र, इसलिए कहता हूं नदियां नहीं पूछता, एग्जाम में बहुत चालाक हो गया आजकल, नया प्रश्न पूछता है। तो इस तरह से प्रश्न पूछेगा। तो ये है हमारे पास क्या, वर्गीकरण। क्लियर बात को, इसको बाद में तुम लोग बना लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम पहले उसके वो लिखेंगे, संभावी किसको कहते हैं, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो सब समझ में आ गया। लेकिन आपको प्रश्न यहां से आ सकता है, इसलिए इसकी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। लिखो पहले, संभावी संसाधन।
देखो बहुत बेसिक भाषा बताओ, संभाव्य में क्या होता है? संभावना है कि रीट की परीक्षा जनवरी में होगी, संभावना है, वो एक संभावित संसाधन है, लेकिन सरकार कराए नहीं, का गारंटी नहीं, संभावित। इट मींस भारत में कुछ क्षेत्रों में ऐसी ऊर्जाओं की संभावना है, लेकिन उपलब्ध तकनीकी ज्ञान के आधार पर उसका उपयोग नहीं किया। जैसे पश्चिमी भारत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की अति संभावना है, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया, वो संभावना है। लिखो लाइन को, संभावित संसाधन में लिखना है, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान हैं, किसी प्रदेश में विद्यमान हैं, परंतु उपयोग नहीं किया जा रहा है, परंतु उपयोग नहीं किया जा रहा है, परंतु उपयोग नहीं किया जा रहा है, जैसे पश्चिमी भारत में, जैसे पश्चिमी भारत में सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा की, सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा की, सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा की अच्छी संभावना है, अच्छी संभावना है, परंतु उपयोग नहीं किया जा रहा है, परंतु उपयोग नहीं किया जा रहा है। लाइन समझ आ गई होगी मेरे हिसाब से, तो लाइन समझ आई है, नहीं आई है? आ गई ना? बहुत आसान सी लाइन थी, बहुत आसान सा प्रश्न आता है और आसान तरीके से उत्तर देके चले आना, नहीं तो फिर तुम लोग दिक्कत में आ जाओगे। ओके सर, ठीक है। आपसे पूछ सकता है सब, पश्चिमी भारत में सौर ऊर्जा की संभावना है परंतु उपयोग नहीं हुआ, निम्न में से कौन सा संसाधन है? तो क्या उत्तर हो जाएगा? संभाव। फिर लिखो विकसित, तो कोई दिक्कत नहीं है, संचित कोष लिखो, संचित कोष। संचित कोष से पहले एक भंडारण लिखो ताकि सही रहेगा, भंडारण लिखो, भंडारण, संचित कोष में लिखो, भंडारण लिखो ताकि उत्तर सही रहेगा। भंडारण लिखो, भंडारण लिखना है, भंडारण। देखो पर्यावरण में उपलब्ध, पर्यावरण में उपलब्ध, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की, जो मानव की आवश्यकताओं की, जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति, मानव की आवश्यकता पूर्ति कर सकते हैं, कर सकते हैं, परंतु तकनीकी ज्ञान, टेक्नोलॉजी, परंतु तकनीकी ज्ञान के अभाव में, तकनीकी ज्ञान के अभाव में उपयोग, तकनीकी ज्ञान के अभाव में उपयोग आरंभ नहीं हुआ है, आरंभ नहीं हुआ है, आरंभ नहीं हुआ। यानी हमारे को पता है, लाइन मिस हुई है मेरे को ऐसा लगता है, क्या लिखा लाइन को बोलना एक बार। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु तकनीकी ज्ञान के अभाव में उपयोग आरंभ नहीं हुआ, ये तो संभव में आ जाएगा। परंतु तकनीकी ज्ञान के अभाव में, कड्डू लिखना है, परंतु तकनीकी ज्ञान के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, ये लिखो, तकनीकी ज्ञान के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, तकनीकी ज्ञान के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, जैसे
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, आप लोग एक लाइन पढ़ रहे होंगे कहीं कहीं पर कि बहुत जल्द हम पानी से गाड़ी चलाएंगे, पानी से गाड़ी चलाएंगे। लेकिन अब वो तकनीक आ चुकी, सब कुछ है, हमारे को पता है कि है पानी, है खूब है, पानी खूब है, हमारे पास भंडार खूब है, लेकिन हम उसको पता नहीं कि हम उसका कैसे यूज करें, कैसे चलेगी। कैसे चलेगी। भंडार तो है हमारे पास, पानी हमारे पास खूब है, लेकिन हमारे को पता नहीं इसका यूज कैसे करें, तकनीकी ज्ञान नहीं है। फिर लिखो संचित कोष। संचित कोष में लिखना है भंडार का ही हिस्सा है, 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 इसे इसे प्रयोग में लाया जा सकता है, प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु अभी, परंतु अभी प्रयोग नहीं किया जा रहा है, परंतु अभी प्रयोग नहीं किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। ये पूरा पूरा एक संसाधन जो है उसका आपके पास एक बेसिक सा नॉलेज है कि संसाधनों का वर्गीकरण कैसे होता है, संसाधन क्या होता है, नहीं होता, वो सारी चीज इसके अंदर आती है आपके। ये पूरा पूरा वर्गीकरण है। इसके बाद हमारे पास कुछ चीजें और पढ़नी है जिसको हम एक अलग तरीके से इसको पढ़ेंगे। क्लियर बात को, ये हमारे पास था इतना सा कि इसको हमें पढ़ना था, जिसके बारे में हमने नॉलेज लिया था। अब हम इसको आगे किस तरह से पढ़ेंगे, हम इसको और देखते हैं कि हमारे पास और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा एक वर्गीकरण था। हमने क्या पढ़ा, एक संसाधनों का वर्गीकरण, और इसके बाद में बात कर ली पूरी पूरी संसाधन होते क्या हैं। ठीक है, अब हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे इसको कि कौन सा संसाधन पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। मिलते हैं हम एक ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।